गुड मॉर्निंग एट स्टैंडर्ड स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ देखी थी कि कैसी थी। तो जब हमारे यहाँ पे छोटे छोटे राजा थे तो उनकी पॉलिसीज़ लैंड रेवेन्यू मतलब टैक्स, जो लैंड पर टैक्स लगता है, किसानों को टैक्स लगता है, उसकी कैसी थी और ब्रिटिशों ने उसमें क्या चेंजेस करवाए। ठीक है, वो हमने देख लिया था। अब कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, ये जो चेंजेस हुए हैं इसके परिणाम क्या हुए। ये जो नया लैंड रेवेन्यू हमको लागू किया गया था इंडिया पर, उसके परिणाम क्या हुआ है हमारे खेती पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देयर वेयर अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट ऑफ द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑन द रूरल लाइफ। इसके बहुत ही भयानक परिणाम गांव के हमारे किसानों पर देखने को मिलते हैं। फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस इंडियन फार्मर स्टार्टेड सेलिंग द क्रॉप्स एट द whatever price it received. The merchants and brokers started purchasing their goods at minimum rate. अब ऊपर अगर जब हमने देखा है पिछले वीडियो में कि इनका जो इन्होंने जो ब्रिटिश सरकार ने हम पे टैक्सेस की नई पॉलिसी लगाई थी, उसमें हमको पेमेंट करना था पैसे से। राजा महाराजा और जब ब्रिटिश काल से पहले जब टैक्स लिए जाते थे तो वो ग्रेन्स के रूप में लिए जाते थे, तो किसानों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि इनको पैसे चाहिए थे, ग्रेन्स नहीं चाहिए थे। तो इसलिए क्या करना पड़ता था, किसानों को किसी भी कीमत पर अपना ग्रेन बेचना पड़ता था, क्योंकि उनको टैक्स देना है। क्योंकि टैक्स नहीं देंगे तो फिर उनकी ज़मीन हड़प ली जाएगी। तो ना देने से अच्छा है कि कम कीमत पर ग्रेन बेच दो, पूरा अपना धान जो भी है माल वो बेच दो, और फिर उससे जो पैसे आते हैं वो टैक्स में दे दो। ठीक है, इससे होता क्या था, किसानों का नुकसान होता था, उनकी जो मेहनत थी उसका पैसा उनको नहीं मिलता था, और फ़ायदा होता था इसका मर्चेंट्स और ब्रोकर्स को, दलाल लोगों को, बड़े बड़े जो व्यापारी लोग हैं उनको। वो क्या करते थे, किसानों के इस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कम से कम रेट में उनका माल खरीद लेते थे। एट सर्टन टाइम द फार्मर्स हैड टू मॉर्गेज हिज लैंड टू द मनी लैंडर बार अरेंजमेंट ऑफ द मनी टू पे द टैक्सेस। अब कभी कभी ऐसा भी होता था कि इनके पास पैसे नहीं रहते थे, ग्रेन बेचने के बाद भी बहुत कम कीमत आती थी, तो फिर टैक्स कैसे चुकाएंगे। तो उसके लिए इनको अपनी ज़मीन साहूकार की तरफ गिरवी रखनी पड़ती थी, और फिर वो ज़मीन गिरवी रख के जो पैसे आते थे वो पैसे वो टैक्स के रूप में फिर ब्रिटिश सरकार को देते थे। फार्मर बिकम बैंकरप्ट। इससे क्या हुआ, जो हमारे किसान लोग थे जो अब तक खुशहाली की ज़िंदगी जी रहे थे, वो बैंकरप्ट हो गए। मतलब उनके पास मतलब जिसको हम बोलते हैं ना कि पैसे नहीं हो रहे थे उनके पास, और बहुत सारा कर्जा उन पर हो गया था। इन केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन द फार्मर्स हैड टू सेल हिज लैंड। अब ये जो फार्मर है ये खेती भी करे, ग्रेन को भी कम कीमत पर बेचे, फिर बेचने के बाद जो पैसा है वो फिर ब्रिटिश सरकार को दे, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं। फिर भी ब्रिटिश सरकार का अगर टैक्स कंप्लीट नहीं होता तो फिर ये अपनी ज़मीन गिरवी रख के उससे पैसे लेके वो भी सरकार को दे, मतलब फिर से इनके हाथ में कुछ नहीं। तो फिर अगर कुछ भी नहीं है तो लिया हुआ पैसा वापस कैसे करेंगे, हो ही नहीं सकता। अगर 5 रुपये और हम किसी से उधार लेते हैं और वो 5 रुपये हम उसी तरह से दूसरे को दे देते हैं, लेकिन जिससे उधार लिए उसको तो वापस करने हैं। फिर मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं है, तो मैं वो 5 रुपये दूंगी कैसे, नहीं दे सकती। तो फिर मैं क्या करूँगी, जो मेरी लैंड मैंने गिरवी रखी है उसको सेल कर दूँगी, बेच दूँगी किसी भी कीमत पर। द फार्मर वॉज एक्सप्लॉयटेड बाय द गवर्नमेंट, ज़मींदार, मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट्स। और इस तरह से क्या होता था, ये जो गरीब किसान लोग हैं इनको हर कोई एक्सप्लॉइट करता था, हर कोई इनका शोषण करता था। ठीक है, गवर्नमेंट भी कर रही थी बहुत सारा टैक्स लेके, ज़मींदार भी कर रहा था इनको पेमेंट मतलब पैसे दे के और इनकी ज़मीन हड़प के या फिर बहुत सारा ब्याज लेके, मनी लेंडर भी वही कर रहा था, और मर्चेंट्स इनके ग्रेन को कम से कम दाम में खरीद कर उनको लूट रहा था। ये हो गया एक। अब हम जाएंगे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पर। Initially, food grains were cultivated by the farmer. It used to fulfill their domestic need as well as the need of the village. But British government started giving
more encouragement to cash crop like cotton, indigo, tobacco, tea, etc. The process of giving stress on cultivation of profit-giving cash crop instead of food grain is known as the commercialization of the agriculture. अब commercialization मतलब व्यापारीकरण. अब हुआ क्या था, एग्रीकल्चर जो पहले के ज़माने में ब्रिटिश काल से पहले होता था वो ग्रेन्स का होता था. धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, तुअर की दाल, चना, इसका होता था. ये हमको खाने के लिए ज़रूरी है. इससे होता क्या था कि किसानों के घर की जो खान पान की ये है ज़रूरतें वो भी पूरी हो जाती थी, और बचा हुआ माल वो बेच के पैसा थोड़ा सा उसके पास आ जाता था, उससे वो अगली खेती में इन्वेस्ट कर देता था. लेकिन ब्रिटिशों ने क्या किया, किसानों को इनकरेज किया कि वो धान ना उगाए, वो गेहूँ चावल ना उगाए, तो वो क्या उगाएंगे, कॉटन, इंडिगो, नील. इंडिगो मतलब नील जो हम कपड़े को आजकल देते हैं ना वो. कॉटन मतलब पता है आपको, कपास, टोबैको, तंबाकू, टी, चाय पत्ती, ये उगाएंगे. क्यों? क्योंकि ये कैश क्रॉप है. तो कैश क्रॉप है तो इसका फ़ायदा ये किसानों को नहीं होता था कि हाँ कैश क्रॉप उगाया है तो आप पैसे ज़्यादा दो हमको, या हमारा जो क्रॉप है वो कैश में खरीद. इसका कोई मतलब नहीं था. खरीदते उसी दाम पर से ब्रिटिश लोग जो उनको चाहिए. 4 रुपये में ख़रीदना है तो 4 ही रुपये में ख़रीदेंगे, मार के पीट के उनको धमकी दे के, धमका के, डर दिखा के. तो ये कैश क्रॉप क्यों इनकरेज कर रहे थे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं उनको एज ए रॉ मटेरियल उनके फैक्ट्रीज़ में लगती थी. ठीक है, लेकिन ये चीज़ें हम खा नहीं सकते, ये चीज़ें हम खा नहीं सकते. और इससे जो पैसा आता था किसानों को वो इतना कम था कि उससे हम खाने की चीज़ें खरीद भी नहीं सकते. तो फिर कैसे करेंगे. इसका फ़ायदा किसको होता था, सिर्फ ब्रिटिश सरकार को होता था, किसानों को नहीं. लेकिन फिर भी पैसा मिलेगा इस आशा से किसान लोग ये चीज़ें उगाते थे. तो होता क्या था, पैसा भी नहीं मिलता था और घर में खाने की कमी रहती थी, खाने का सामान भी नहीं आता था. इसी को बोलते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का व्यापारीकरण करना. इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, फ्रॉम 1860 टू 1900 इंडिया फेस्ड अ ग्रेट फेमिन बट द ब्रिटिश रूलर डिड नॉट टेक मच एफर्ट टू ओवरकम इट. इसका ये हुआ परिणाम, ये हुआ फेमिन हुआ. अब फेमिन हुआ मतलब सूखा गिरा. तो सूखा गिरा तो उसका 30% 70% अगर नेचर डिज़ास्टर था तो कहीं ना कहीं ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी था. क्यों? क्योंकि फेमिन से पहले हमारे यहाँ पे जो ग्रेन होता था वो किसान लोग संभाल के रखते थे ताकि कभी सूखा गिरे, कभी बाढ़ आए तो ये काम आएगा, क्योंकि खेती का नुकसान हो जाता था. लेकिन अब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होने की वजह से उनके पास जमा करने के लिए भी ग्रेन नहीं था. उससे ज़्यादा बड़ी बात, सूखा गिर गया 1860 से 1900 को लेके. ठीक है, तो इसके बीच में घर में खाने के लिए एक दाना नहीं था. टोबैको और इंडिगो और कॉटन थोड़ी ना खाएगा इंसान. तो इसके कारण ये जो फ्रेमिंग था ये और ज़्यादा भयानक हो गया. अब ब्रिटिश रूलर को चाहिए था, जो ब्रिटिश सरकार थी उनको चाहिए था कि वो लोगों की मदद करे, फेमिन में कैसे ओवरकम करना है उसके बारे में सोचे. लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है. सिमिलरली नॉट मच एक्सपेंडिचर वॉज मेड ऑन प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई. उसी के साथ ब्रिटिश सरकार को चाहिए था कि आपको एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन करना है ना, तो वैसी सुविधा आप किसानों को दो. ठीक है, उनको वाटर सप्लाई दो कम से कम. लेकिन वो भी किसानों को नहीं दिया गया. वाटर इतना सूखा गिरने के बाद भी पानी की समस्या को दूर करने का कोई भी प्रबंध नहीं किया गया. डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. फॉर इंक्रीज इन ट्रेड एंड कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश डेवलप्ड मॉडर्न फैसिलिटी लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया. In 1853, first railway ran on the route of Mumbai to Thane. In the same year, British started telegraph system. अब अपना जो डेवलपमेंट है वो करने के चक्कर में इन्होंने हमको ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम से वाकिफ़ करवाया हमारे देश को. उसमें हमारा भला चाहते ही नहीं थे वो लोग.
वो ये चाहते थे कि उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है कच्चा माल फैक्ट्री तक या समुंदर तक पहुंचाना वो जल्दी से जल्दी हो। तो ऑफकोर्स बुलक कार्ट से तो हो नहीं सकेगा, इसीलिए उन्होंने रेलवे तैयार की यहाँ पर आके कि जल्दी से जल्दी कच्चा माल समुंदर के तट तक पहुँचे या जहाँ पे इंडस्ट्री है वहाँ तक पहुँचे। साथ में कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीग्राफ सिस्टम भी उन्होंने इंडिया में लाई। क्यों? क्योंकि उनको एक दूसरे को मैसेज देना आसान है। एक को मैसेज दो, फिर वो घोड़े पे बैठेगा या फिर रेलवे में बैठेगा, फिर 2 दिन में जाएगा, फिर मैसेज मिलेगा, तब तक काम रुकता रहेगा। तो इससे अच्छा है कि कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीग्राफ सिस्टम इंडिया में लागू करवा दो, जल्दी से जल्दी मैसेज पहुंच जाएगा। तो इस हिसाब से 1853 में पहली रेलवे हमारे इंडिया में आई, मुंबई टू थाने, और उसी वक्त टेलीग्राफ सिस्टम भी हमारे इंडिया में आई है। ड्यू टू इट ऑल सिटीज़ एंड मिलिट्री स्टेशन गॉट कनेक्टेड टू वन अदर। सिमिलरली ब्रिटिश ऑल्सो स्टार्टेड द पोस्टल सिस्टम। इससे हुआ क्या कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, मुंबई है, कोलकाता है, ये एक दूसरे से जोड़ने में मदद हुई, कम्युनिकेशन आसान हुआ, ठीक है, और पोस्टल सिस्टम भी उन्होंने लागू कर दी, पत्र व्यवहार की। ड्यू टू ऑल दिस डेवलपमेंट दिस वॉज द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द सोशल लाइफ ऑफ इंडियन। ड्यू टू दिस देयर वॉज अ इंक्रीजिंग सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग देम। इसका एक फ़ायदा, अब इनको हमारा फ़ायदा तो करना नहीं था ब्रिटिश सरकार को, लेकिन हुआ, अपने आप हुआ। इस डेवलपमेंट की वजह से, पोस्टल सर्विस की वजह से, टेलीग्राफ सर्विस की वजह से, रेलवे सर्विस की वजह से हम एक दूसरे से जुड़ने लगे। इंडिया के लोग, इंडियंस एक दूसरे से जुड़ने लगे और उनको उनमें यूनिटी की भावना, एकता की भावना तैयार होने लगी। Decline of traditional industries in India. The British government obtained huge taxes on goods exported from India to England. On the other hand, very less tax was imposed on the goods imported from England to India. Also, the goods manufactured in England were machine made, and hence there was a maximum production at minimum cost. To compete with such a cheap product was difficult for the Indian artisan. Eventually, it led the closing down of traditional industries and many artisans became unemployed. अब हुआ क्या? डिक्लाइन मतलब कम कम होते जाना, ठीक है। डिक्लाइन का अर्थ है कम कम होते जाना, एकदम से कम होना या बंद हो जाना। अब ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ मतलब हमारे यहाँ पे क्या थी? हमारे यहाँ पे बहुत सी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे हाथ से साड़ी बुनना या कुर्ता पैजामा बुनना, फिर अच्छे अच्छे दागिने बनाना, या फिर कला कुसर की चीज़ें बनाना, जो कलात्मक चीज़ें होती है वो बनाना। कोल्हापुरी चप्पल हाथ से बनती है आज भी। पैठनी जो आपने सुनी है वो आज भी हम हाथ से ही बनती है। कोई उसकी हम बनाएंगे, अगर मशीन में पैठनी या कोई साड़ी बनती है तो उसकी बनावट, और जो हाथ की बनावट है तो हाथ की बनावट की जितनी भी हो उससे ज़्यादा कीमत आज हमको मिलती है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, यहाँ से वो अपना कच्चा माल इंग्लैंड लेके जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन। अब हमने देखा कि यूरोप में, खासकर इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, तो बड़ी बड़ी मिल्स लगी थी कपड़े की। अब कपड़े की इतनी बड़ी बड़ी मिल्स लगेंगी तो उनको रॉ मटेरियल लगेगा। कपड़े का रॉ मटेरियल मतलब कॉटन है, तो कॉटन उनकी जो एक अपनी हक की बाज़ार पेट जिसको मार्केट बोलते हैं वो था इंडिया। तो इसीलिए उनको कच्चा माल चाहिए था, इसीलिए उन्होंने कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करके किसानों को कॉटन उगाने पर मजबूर किया। अब कॉटन उगाया, लेकिन राज उसका ही है हमारे देश में। तो कॉटन अगर 10 रुपये केजी है, लेकिन अगर सरकार बोलती कि मैं 4 ही रुपये दूंगा और आपको लेना पड़ेगा, तो किसान बेचारे करेंगे क्या? राज उनका ही है, कहाँ पे जाके बोलेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है? तो 4 रुपये में 10 रुपये का कॉटन बेच दो। फ़ायदा किसका हुआ? ब्रिटिश सरकार का, ठीक है, क्योंकि उनको कम कीमत पे, बहुत ही ज़्यादा कम कीमत पे अच्छा कॉटन रॉ मटेरियल मिल गया। फिर उन्होंने क्या किया, वही कॉटन अपने देश में लेके गए, ठीक है। अपने देश में वही कॉटन से उन्होंने कपड़ा बनाया, किससे? मशीन से। और फिर वो कपड़ा हमारे ही देश में वापस लाके हमको 20 रुपये के हिसाब से बेचा। मतलब कच्चा माल हमारा,
उससे बना हुआ कपड़े की कीमत ज़्यादा हम ही लोग थे। तो बेवकूफ़ कौन बना इसमें? हम लोग बने, क्योंकि हमारा कच्चा माल भी हमने कम कीमत में बेच दिया और उसी कच्चे माल से जो अच्छा माल तैयार हुआ वो भी हमने ज़्यादा कीमत पे ले लिया। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये होती थी कि ये लोग क्या करते थे, कच्चा माल ले जाते समय बहुत कम कीमत देते थे, लेकिन उधर से जो माल आता था वो मशीन का बना हुआ था। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे लोग हाथों से कपड़ा बनाते थे, तो एक साड़ी बनने के लिए 6 महीने लगते थे। साड़ी का वर्क भी वैसे रहता था, जरी गोटे का काम, सोने चांदी का काम रहता था, तो वक्त लगता था। तो 6 महीने में अगर एक साड़ी बुनोगे तो उसकी कीमत ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा होगी। वहीं पे अगर मशीन में हम कपड़ा बनाते हैं तो वो 1000 लोगों का काम 5 मिनट में करती है, बहुत सारा कपड़ा एकदम से तैयार करती है, तो प्रोडक्शन का खर्चा कम आता है उत्पादन करने का। ठीक है, बहुत सारा कपड़ा एक दिन में तैयार हो जाता है, तो उसकी कीमत कम रहेगी ना। मशीन में जो कपड़ा बनता है उसकी कीमत ऑफ कोर्स कम रहेगी। तो हमारे कपड़े की कीमत अगर 100 रुपये है उस वक्त के, 100 रुपये अगर किसी साड़ी की जो हाथ से बुनी गई है उसकी कीमत है, वहीं पे इंग्लैंड से जो कपड़ा आता था उसकी कीमत थी 20 रुपये। ठीक है, तो हमको सस्ता कौन पड़ता है? 20 रुपये वाला। तो लोग लेंगे क्या, कौन सा कपड़ा लेंगे? 20 रुपये वाला कपड़ा लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा शाइनी है। ठीक है, अच्छा लगता था, शाइनी था, नरम था, तो वो लो। तो इससे क्या होता था, हमारे देश के जो कामगार हैं जो हाथ से कपड़ा बनाते थे वो धीरे धीरे उन्होंने अपने बिजनेस बंद कर दिए, क्योंकि ख़रीदने वाला ही कोई नहीं था। और इस तरह से हमारा डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हुआ। इसमें हाथ भी सरकार का ही था, ब्रिटिश सरकार का। क्यों वो ऐसा करती थी? वो महंगा कपड़ा बेच सकती थी, उसी का राज था। अगर वो कम कीमत पे कच्चा माल खरीद सकती है तो अपना कपड़ा कम कीमत पे क्यों बेच रही है? ज़्यादा कीमत पे बेचना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। ब्रिटिश सरकार ऐसा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अगर उन्होंने ज़्यादा कीमत पे कपड़ा रखा तो उनका कंपटीशन हमारे कपड़ों के साथ होगा, और ऑफ कोर्स हमारे कपड़े उनसे ज़्यादा बेहतर है। तो फिर लोगों को अपनी तरफ कैसे खींचना? अपने कपड़े का दाम कम कर दो, लोग बराबर खरीदेंगे, है ना। और इससे नुकसान किसका होगा? हमारे ही इंडियन आर्टिसन का। और फिर धीरे धीरे वो अपने जो उद्योग है वो बंद कर देंगे। अगर वो अपने उद्योग बंद कर देंगे तो वैसे भी इंडिया में कपड़ा तैयार नहीं होगा। फिर ब्रिटिश सरकार अपने कपड़ों की कीमत बढ़ा देगी, और बढ़ने के बाद हमको खरीदना ही है, क्योंकि हमारे यहाँ का कपड़ा तो पहले ही ऑलरेडी बंद है, तो फिर क्या खरीदेंगे? इसको बोलते हैं डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़। सोची समझी साजिश, जिसका अप्लाई करके ब्रिटिश सरकार ने हमारे यहाँ के अच्छे अच्छे कारोबार अपने आप धीरे धीरे बंद करवा दिए। यहाँ पर हम रुकते हैं, बाकी का हम बाद में देखेंगे।